नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पछतावा। राम सिंह जी और ममता जी ने अपने इकलौते बेटे अनिल को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के बावजूद भी उन्होंने अनिल को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छे संस्कार और आदर्श की शिक्षा के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शालीनता से बात करना सब कुछ सिखाया ताकि जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए जहां तक हो सका राम सिंह जी और ममता जी ने हर संभव प्रयास किया। अपने सुख के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और देखा जाए तो आज उनके बेटे अनिल को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अच्छी खासी नौकरी, पद, घर गाड़ी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। अनिल के माता पिता को अनिल से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था। वह अक्सर आपस में बात करते कि अनिल के रूप में भगवान ने हमें कितना अच्छा बेटा दिया है, वह हमारी कितनी परवाह करता है, भाग्यशाली हैं हम, हमारा बुढ़ापा तो बड़े ही सुख चैन से गुजरेगा। अनिल भी अपने माता पिता से अक्सर यही कहता था कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं करने दूँगा, हर मोड़ पर आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूँगा, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, फिर देखना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रखूँगा। बेटे के मुँह से ऐसी बातें सुनकर राम सिंह जी और ममता जी खुशी से फूले नहीं समाते थे। पर कहा जाता है ना कि बेटे की असली पहचान तो उसकी शादी के बाद होती है। ठीक वैसे ही अनिल के परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे अधिकतर परिवारों की होती है। उसकी पत्नी रचना को अपनी प्राइवेसी में किसी की भी दखल अंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं थी। किसी एक सच यह भी था कि वह अनिल से बहुत प्यार करती थी और अनिल भी उसे उतना ही प्यार करता था कि उसकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जैसा कहती वह वैसा ही करता, उसकी हर बात मानता और रचना अनिल के इसी विश्वास का गलत फ़ायदा उठा लेती थी। दोनों की शादी इसी शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद अनिल अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा और अनिल ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी यह शर्त आसानी से मान ली। उसने सोचा एक बार शादी हो जाए तो माता पिता को किसी तरह समझाकर गांव वाले घर में भेज दूंगा। यह सब सोचते हुए उसके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि इस ढलती उम्र में उसके माता पिता कैसे अकेले रहेंगे। पर उस समय अनिल के माता पिता को बहू की इस शर्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद ही रचना अनिल को अपनी शर्त याद दिलाते हुए उसके ऊपर दबाव डालने लगी कि अभी के अभी जाकर अपने माता पिता से कहो कि वह गांव चले जाए। तो अनिल ने रचना को समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ रचना कि मैं तुमसे वादा किया था कि तुम एक बार सोच कर तो देखो, अभी अभी हमारी शादी हुई है, उसके भी तो कुछ अरमान हैं अपने बेटे बहू के साथ रहने का। कैसे कह दूँ अचानक ही कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन रचना अपनी जीद पर अड़ी रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी के अभी उनसे बात करो और अगर तुमसे बात नहीं की जाती है तो मैं जाकर बात कर लेती हूँ। तो अनिल मजबूर होकर अपने माता पिता के सामने जाकर हिचकिचाते हुए बोला, माँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो राम सिंह जी बोले कि हाँ बेटा बोलो, पर तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? अगर कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक हमें बता सकते हो। बेटा इतना सुनते ही अनिल ने हिम्मत जताते हुए कहा, पिताजी आप लोग अब गांव में ही जाकर रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे और रचना को ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाना पड़ेगा, तो आप लोगों की यहाँ देखभाल कौन करेगा? और शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आप लोगों को अकेला रहना बहुत मुश्किल है।
अनिल के माता पिता बहुत भोले थे। उन्हें सच में लगा कि उनका बेटा उनकी चिंता कर रहा है, किंतु वह जाते कहाँ। गांव का घर, यहाँ तक कि ज़मीन भी वह अपने अनिल की पढ़ाई के लिए बेच चुके थे, किंतु अनिल को उन्होंने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी। इसीलिए राम सिंह जी ने बहाना बनाया कि बेटा, वह गांव के घर की कुछ मरम्मत अभी बाकी है, जैसे ही पूरी हो जाएगी हम लोग वहां चले जाएंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। राम सिंह जी की बात सुनकर अनिल बिना कुछ कहे वहां से अंदर चला गया। अंदर जाते ही रचना ने कहा, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका कर क्यों आए हो, क्या कहा उन्होंने? तो अनिल ने अपने पिता द्वारा कही हुई बात रचना को बता दी। अनिल की बात सुनते ही रचना गुस्से से बौखला गई। कहने लगी, यह सब तो बस बहाना है। ऐसे लोगों को तो आदत ही होती है बस सर पर बैठकर रोटियां तोड़ना। बहुत हो गया, तुमने अपनी शर्त अभी तक पूरी नहीं की। जल्दी से उनका कोई इंतजाम करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर तकलीफ तो अनिल को भी हुई होगी, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। जिस माता पिता ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके समर्थन में कहने के लिए उसके पास एक शब्द भी नहीं था। क्या सच में औलाद ऐसी ही होती है? वह रचना के प्यार में इस कदर खो गया था कि यह भी भूल गया कि आज वह जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के बदौलत है। खैर, उस समय तो अनिल ने रचना को आश्वासन दिया कि जल्द ही कुछ करेगा, किंतु आए दिन इसी बात को लेकर रचना और अनिल में झगड़ा होता रहता। इस बात की थोड़ी बहुत मेहनत राम सिंह जी और ममता जी को भी होने लगी थी, किंतु वह इस मियाँ बीबी की छोटी मोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते थे। कभी कभी अनिल को उन पर दया भी आ जाती थी, किंतु ऐसी दया किस काम की जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही ना बन पाए। वह रचना की बातों को पूरी तरह से समर्थन करने लगा। वह कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। रचना के साथ रहते रहते उसे भी बात बात पर अपने माता पिता की रोक टोक पर गुस्सा आने लगा था। अनिल रचना के रंग में पूरी तरह से रंग गया था। अब जिस प्रकार रचना अच्छी बनने का दिखावा करती थी, उसी प्रकार धीरे धीरे अनिल भी यही काम करने लगा। रचना तो कुछ शांत इसीलिए भी रहती थी, उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम उसके सास ससुर ही किया करते थे। लेकिन आज जब अनिल ने अपने प्रमोशन की खबर सुनाई तो रचना की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरी ओर अनिल ने माता पिता को यह भी लग रहा था कि वह लोग भी बेटे के साथ विदेशी रहने जाएंगे, इसीलिए वह भी खुश होकर अपने सामान की पैकिंग करने लगे। किंतु यह क्या, अगले दिन अनिल 2 ही टिकट लेकर घर आया और बोला, माँ पिताजी आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। नई जगह, नया शहर में एक बार वहाँ सेटल हो जाऊँ, फिर आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा। बेटे की बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना, अभी तुम लोग चले जाओ, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, और जब भी तुम्हें ठीक लगे हमें आकर ले जाना या हमारी टिकट करवा देना, हम खुद ही चले जाएंगे। अनिल थोड़ी दबी आवाज़ में कहने लगा, वो पिताजी, मुझे यह कहना था कि यह फ्लैट ऑफिस का है, इसीलिए इसे खाली करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग गांव चले जाइए। अनिल की बात सुनकर राम सिंह जी और ममता जी थोड़े परेशान हो गए। फिर भी उन्होंने अपने मन की व्यथा छुपाकर अनिल से कहा, अच्छा घर खाली करना होगा, लेकिन कब तक बेटा? तो अनिल बोला, पिताजी आज ही फ्लैट खाली करना होगा, मैं आज शाम की ही आप लोगों की टिकट करवा देता हूँ, आप लोग आज ही गांव के लिए निकल जाइए, मेरी भी कल की ही फ्लाइट है।
तो हम भी कल सुबह ही निकल जाएंगे। यह लीजिए, कुछ पैसे हैं, अपने पास रखिए, आप लोगों के कुछ काम आएंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग वहाँ से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही आपके पास फ़ोन कर लूँगा। वह दरअसल बात यह है कि अभी शुरुआती दौर में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप लोग चिंतन बिल्कुल मत कीजिए, मैं पैसे भेजता रहूँगा। बेटे की बात सुनकर राम सिंह जी और ममता जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चाई वह उसे बता नहीं सकते थे कि गांव का कोई घर तो है ही नहीं, और सच ही तो है, माता पिता अपने बलिदान और त्याग का मकान सब अपनी संतान के सामने करते हैं। वह तो बिना फल की चिंता किए ही अपना कर्म कर जाते हैं। उसी दिन शाम की ट्रेन में बैठकर राम सिंह जी और ममता जी गांव की ओर रवाना हो गए। अनिल काम का बहाना कर उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया, किंतु उसके माता पिता ने उसे भी उसकी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया। बेटे बहू से अलग होकर दोनों का मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। तभी ममता जी ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? तो राम सिंह जी बोले, हम गांव तो जा रहे हैं भाग्यवान, पर कुछ सोचा है कि वहाँ कहाँ रहेंगे? हमारा तो वहाँ कुछ है भी नहीं। तो ममता जी बोली, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास, और अनिल ने भी तो कुछ दिए हैं ना, और अपना ही तो गांव है, कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो अनिल आकर हमें ले ही जाएगा। वैसे भी अनिल को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उस पर अगर हम उस घर ज़मीन बिकने की बात बता देते तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। वह बेकार में ही हम लोगों के लिए परेशान हो जाता। आखिर है तो हमारा इकलौता बेटा, उसे हम कैसे परेशान कर सकते हैं? बातें करते करते राम सिंह जी और ममता जी तो गांव पहुंच गए, परंतु इधर अनिल अपने बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाकर उन्हें गांव भेजने के बाद उसने अपनी सारी प्लानिंग, सारी चाल रचना को बताई। रचना तो पहले से यही चाहती थी। उसने कहा, आखिर तुमने अपनी शर्त पूरी कर ही दी। तो अनिल बोला, अरे यार, कैसे नहीं करता, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। यह तो बस एक छोटी सी शर्त थी, और भी कुछ करवाना हो तो बोलो। रचना मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना कि अब उन्हें दोबारा वापस यहाँ मत लेकर आना। ठीक है डार्लिंग, तुम इस बात की चिंता मत करो। उधर राम सिंह जी और ममता जी जब गांव पहुँचे तो इतने दिनों बाद वह अपने भूमि पर चढ़ते ही वह लोग इस कदर खुश हो गए कि कहाँ रहना है, इसकी चिंता तो दिलो दिमाग से निकल गया। तभी गांव के कुछ जाने पहचाने लोग उन्हें वापस गांव में देखकर दिल से उनका स्वागत किया। तभी एक ग्रामीण निवासी पूछ बैठा, काका काकी प्रणाम, आप लोग यहाँ? आपके बेटे अनिल की तो शहर में अच्छी खासी नौकरी है और बड़ा घर भी है। आप लोग तो वहीं बस गए थे, फिर वापस इस गांव में कैसे आ गए? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने तो इस गांव में अपनी ज़मीन और घर सब कुछ बेच दिया था। अब तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे कैसी बात करते हो भैया, अपना गांव है, घर ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ? हम लोगों से मिलने तो आ ही सकते हैं, और हम लोग अपने ही तो हैं। क्यों काका, मैं सच कह रहा हूँ ना? राम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए और फिर ग्रामीणों को सारी बात बताई। कुछ लोगों ने तो विश्वास कर लिया, किंतु कुछ गांव वालों को यह बात हजम नहीं हुई और वह आपस में कानाफूसी करने लगे। एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण से फुसफुसाते हुए बोला, सुनो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे कोई अपने माँ बाप को अकेले थोड़ी भेजता है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अनिल की पढ़ाई की खातिर, अपना घर ज़मीन
सब कुछ बेच दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे दाल में काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। बेचारे काका की इस उम्र में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। भगवान करे जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा उनके साथ कुछ ना हुआ हो। पर आजकल के इन बच्चों को कुछ यकीन भी तो नहीं कर सकते। पढ़ लिख कर इतने आगे निकल जाते हैं कि वह अपने संस्कार ही भूल जाते हैं। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, मैं तो अपने बेटे को शहर कभी नहीं भेजूंगा, वह भी वहाँ जाकर ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार गांव के लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि गांव का सरपंच वहां पहुंचा और अनिल के माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। किंतु उससे आश्चर्य हुआ। सरपंच ने पूछा, अरे काका, आप लोग यहाँ गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? अनिल तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, काका कभी आता ही नहीं हमसे मिलने। शिवराज सिंह जी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर इतना वह समझ गया कि बात कुछ और ही है और बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन वह अनिल के माता पिता की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उनके सामने कुछ नहीं कहा और अपने साथ ले जाकर गांव में एक छोटी सी घर में उनको रहने का इंतजाम कर दिया और बोले, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी पत्नी को कहकर खाने के लिए कुछ भिजवाता हूँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। तो राम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर कह देंगे, वैसे भी हम तो यहाँ कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। जैसे ही अनिल विदेश में सेटल हो जाएगा वह हमें यहाँ से लेकर चला जाएगा, तुम्हें ज़्यादा दिन कष्ट नहीं देंगे। सरपंच हल्की सी मुस्कान लेकर वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, इनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो, इनका बेटा इन्हें ज़रूर आकर ले जाए। सरपंच और गांव वालों को भी इंतज़ार था, अब तो उनका बेटा ज़रूर आएगा। किंतु दिन हफ्ते और महीने गुजर गए, किंतु ना तो उन्हें लेने अनिल आया और ना ही उन्हें पैसे भेजे और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। राम सिंह जी थोड़ा घबरा भी रहे थे, कहीं कुछ और बात तो नहीं, इसीलिए उन्होंने अनिल को फ़ोन करने की सोची, पर ना तो अनिल ने फ़ोन उठाया और ना ही रचना ने। अब गांव वालों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। वह गांव वाले लोग राम सिंह जी से बोले, काका आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है, वह आप लोगों को कभी लेने नहीं आएगा। किंतु राम सिंह जी और ममता जी को चिंता हो रही थी, कहीं वह लोग किसी मुसीबत में तो नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह बिना किसी कारण के ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार 1 साल गुजर गया। वहाँ अनिल अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और यहाँ उसके माता पिता गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सरपंच थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता था करता था। खुद का बेटा होते हुए भी किसी और की दया पर उनका जीवन चल रहा था। किंतु सिर्फ खाना और पहनना तो बस उनकी ज़रूरत नहीं थी, उनका हाल चाल पूछने वाला, उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं था। ममता जी तो अपने बेटे के मुख से माँ शब्द सुनने को तरस गई थी। इतने दिनों में अनिल ने कभी उनका हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी आकर यह नहीं देखा कि वह जिंदा भी है या नहीं। कितने साल गुजर गए बेटे बहू और पोते का चेहरा देखे हुए, पोती की देखने की इच्छा, बेटे बहू से मिलने का इंतज़ार, मजबूरी, बेबस, सब कुछ उनकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। किंतु फिर भी वह किसी से अपने बेटे बहू की शिकायत नहीं करते। कोठरी की 4 दीवारी में कैद दोनों बूढ़े बुढ़िया आंसू बहाकर अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट लेते, किंतु गांव वालों को कभी नहीं जताते थे। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बच्चे कितना भी कुछ गलत करे, कभी दिल से उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकते, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कर सकते। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते हैं,
तो उनका बेटा बहू पोती जहाँ रहे बस सब कुशल रहे, मंगल रहे, खुश रहे। ऐसे इंतजार में किसी प्रकार दोनों के दिन कट रहे थे। तभी एक दिन अचानक अनिल का दोस्त रमेश अपने किसी काम के सिलसिले से इस गांव में आया था। लेकिन जब उसने अनिल के माता पिता को वहां देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी अनिल से बात हुई थी, जिसे उसने बताया था कि उसके माता पिता उसके साथ ही रहते हैं और स्वस्थ हैं और खुश हैं। रमेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह अनिल के माता पिता को ऐसी हालत में देखकर पूछे बिना नहीं रहा। उसने कहा, काका आप यहाँ कैसे? आप लोग तो अनिल के साथ रहते थे ना? तो राम सिंह जी चिंतित स्वर में बोले, बेटा पता नहीं, मेरा बेटा विदेश गया है और वह वहाँ पर कैसा होगा। उसने हमें कहा था कि मैं कुछ दिनों में आपको लेने आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक उसका ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही वह हमें लेने आया। हमें तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हमारे बेटे बहू और पोता पोती वहाँ पर कैसे होंगे। राम सिंह जी की बात सुनकर रमेश ने सोचा कि अनिल तो अभी भी मुंबई में ही है, वह तो कभी विदेश गया ही नहीं। उसकी अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई थी। अच्छा, आप समझ में आया। जब मैंने कहा था कि काका काकी से बात करवा दो तो उसने बात क्यों टाल दी थी। तभी राम सिंह जी ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, कोई बात है क्या? तभी रमेश ने कहा, नहीं काका, अनिल विदेश नहीं गया है। तो राम सिंह जी ने अचंभित होते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, उसका तो प्रमोशन हुआ था। वह तो हमारे जाने के अगले दिन ही विदेश के लिए निकल गया था। नहीं काका, अनिल ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। वह वहीं मुंबई में ही है। मैं कल लौट रहा हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ। सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। मन तो नहीं मान रहा था, किंतु बेटे बहू और पोते को देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसीलिए राम सिंह जी और ममता जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रमेश उन्हें अनिल के घर के बाहर अपनी गाड़ी से उतारकर वापस चला गया, किंतु जैसे ही राम सिंह जी और ममता जी उनके दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से आती हुई कुछ आवाज़ सुनते ही उनके कदम वहीं पर रुक गए। उनकी बहू रचना अपने पति अनिल से कह रही थी, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप गांव चले गए। हमारी ज़िंदगी कितनी सुकून से गुजर रही है। तुमने भी ना यार क्या तरकीब निकाली थी उन्हें यहाँ से भगाने की। मानना पड़ेगा, दिमाग तो बहुत है आपके अंदर। तो अनिल ने हंसते हुए कहा, अरे यार सब तुमसे ही तो सीखा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वह लोग सरपंच काका के घर जाकर मुझे फ़ोन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने उनका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तो रचना ठहाका लगाकर हंसने लगी, यार तुमने बहुत सही काम किया, नहीं तो किसी प्रकार वह लोग यहाँ तक पहुँच जाते। अरे यार रचना, क्यों बेकार की बातें कर रही हो? भूल जाओ, मैं ऐसा भड़काया है कि उन्हें कितनी भी कोशिश कर ले वह दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। यह सब कहते हुए अनिल को जरा भी शर्म नहीं आई। जिसके लिए वह सब कह रहा था उसके जन्मदाता हैं, उन्हीं की बदौलत वह इस संसार में आया, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा। जीवन में अपना लक्ष्य पाकर जो संतान अपने संस्कार ही भूल जाए, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। राम सिंह जी ने जब यह बात सुनी तो सहन नहीं कर पाए और वहीं मूर्छित होकर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ही उनके समस्त संसार छीन गया हो। जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। ममता जी भी कभी उनके सर पर हाथ रखती तो कभी उनके हाथों को सहला रही थी। चलिए हम लोग वापस गांव चलते हैं, वहीं अपनी बाकी की बची ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे। ममता जी ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि बेकार ही हम उससे रमेश के कहने पर यहाँ चले आए।
नहीं आते तो इतने दिनों से जिस भ्रम में जी रहे थे कि हमारा बेटा हमारा है, अपना खून है, वह कभी कुछ गलत नहीं करेगा, इस भ्रम में जीते रहते और इस भ्रम में इस दुनिया से विदा हो जाते। हे भगवान, यह सब देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। किंतु ममता जी की बातें शायद राम सिंह जी के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह सारे जंजालों से मुक्त होकर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो चुके थे। ममता जी जोर जोर से रोने लगी कि आप तो चले गए, पर मुझे किसके भरोसे छोड़ गए। इस कदर घर से बाहर रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए। अनिल और रचना भी घर के बाहर आए। भीड़ में आकर देखा तो उसके पिताजी मृत अवस्था में घर की दहलीज पर पड़े थे और पास ही उसकी माँ बैठी रो रही थी। यह सारा माजरा अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता यहाँ तक कैसे पहुँचे, उन्हें कैसे पता चला कि वह लोग यहीं पर हैं। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके दोस्त रमेश का कॉल आया। वह अनिल से बोला, अनिल, काका काकी कहाँ हैं? मेरी उनसे बात करवाओ, मैं ही उन्हें गांव से लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना, मैं उन्हें अंदर तक छोड़ दूँगा, पर उन्होंने जिद की कि वह लोग स्वयं ही चले जाएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारी दहलीज पर छोड़कर वापस आ गया। अब अनिल को सारी बात समझ में आ गई कि शायद उसके पिताजी ने उसकी सारी बातें सुन ली, जिसके कारण वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपनी गलतियों के कारण पिता को तो खो ही चुका था, कम से कम माँ का जीवन संवार कर अपने पाप से मुक्ति पा लेता। किंतु अनिल की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने रचना की जीत के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समाज के सामने तो दिखावा करने के लिए उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और माँ को रहने के लिए घर में एक छोटी सी जगह दे दी, किंतु अभी भी अनिल की आंखें नहीं खुली। रचना ने अनिल की माँ को घर में रहने की इजाज़त तो दे दी थी, किंतु उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती, यहाँ तक कि पोती से भी नहीं मिलने देती थी। ममता जी तो वैसे भी पति के देहांत के बाद शांत हो गई थी, बिल्कुल अकेली और लाचार, इसीलिए बहू द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को ऐसे सहन कर जाती थी मानो उन्हें किसी बात का कोई असर ही ना हो रहा हो। वह एक जिंदा लाश के समान हो गई थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। वापस अकेले गांव जाकर करती भी क्या, अब जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं। यही सोचकर बुरे से बुरे हालातों में भी रहने के लिए एक असहाय माँ मजबूर हो गई। अनिल की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके सामने जो कुछ होता वह सब कुछ समझती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि एक बूढ़ी औरत उसके माता पिता किस प्रकार सताए हैं। एक दिन उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा, यह बूढ़ी आंटी कौन है? तो रचना बोली, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही गांव की कोई गरीब औरत है। इसका इस शहर में कोई नहीं है ना, इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहेंगी फिर चली जाएंगी। पर कहते हैं ना, खून तो खून को पहचान ही लेता है। अनिल की बेटी को अपनी की दादी की तरफ खिंचाव महसूस होता था। एक दिन जब अनिल और रचना सो गए तो उनकी बेटी प्रिया चुपके से अपनी दादी के कमरे में गई और पूछने लगी कि आंटी आप कौन हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ममता जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ। जब तुम बहुत छोटी थी तब मुझे देखा था, अब बड़ी हो गई हो ना, इसीलिए नहीं पहचान पा रही हो। प्रिया बोली, अच्छा आप मेरी दादी हो, लेकिन मम्मी पापा ने पहले कभी नहीं बताया कि मेरी कोई दादी है। अरे बेटा ज़रूर बताया होगा, तुम भूल गई होगी। अच्छा नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो आपकी दादी आपके पास है ना। कहते हुए ममता जी ने उसे गले से चिपका लिया। तो प्रिया बोली, दादी पता नहीं क्यों मम्मा आपको गंदी बोलती है, पर आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे आपके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है।
दादी, मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगी। आप हमेशा यहीं रहना मेरे साथ। अब दादी अपनी पोती से क्या कहे। पोती की बातें सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। निशब्द होकर ममता भरी नज़रों से बस पोती को निहारती रही। उसकी गोद में बैठते ही ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया हो। इतने में अचानक वहाँ रचना आ गई और गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बेटी को झटका देकर खींचा और बोली, बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। फिर अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगी कि बेटा, इस औरत की बात नहीं सुना, यह झूठी औरत है और गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, तो मुझसे दूर ही रहना। कहते हुए रचना प्रिया को लेकर अंदर चली गई और अंदर जाकर अनिल पर बरसते हुए बोली, यह बुढ़िया आखिर कब तक हमारे घर में पड़ी रहेगी। तुम इसे या तो गांव छोड़ो या फिर किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो। तुमने तो कहा था कि तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तो क्या हुआ तुम्हारा प्लान का। इस बात को लेकर अनिल रोज़ अपनी माँ को कुछ न कुछ सुनाता रहता। उसे माँ का दर्द बिल्कुल नहीं दिखता। केवल समाज में दिखाने के लिए उसने अपनी माँ को अपने घर में जगह दे रखी थी। अपने बेटे बहू का ऐसा रूप देखकर ममता जी अंदर ही अंदर घूटती रही। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा। जिस पिता ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने इस पिता की जान ले ली। माँ को अब अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। बेटा तो पहले से ही पराया हो चुका था। पति के जाने के दुख और बेटे के तिरस्कार की वजह से ममता जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह उस रात केवल पानी पीकर ही सो गई। सुबह होते ही रचना चाय के लिए शोर मचाने लगी, लेकिन बहुत देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो रचना गुस्से से ममता जी के कमरे की तरफ गई। जाकर जोर से चिल्लाने लगी, ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है क्या? सारा काम कौन करेगा? रचना के बहुत चिल्लाने पर भी जब ममता जी नहीं उठी तो उसके पास जाकर उसे हिलाने लगी, किंतु उनकी सांसें अब बंद हो चुकी थी। रचना जोर जोर से चिल्लाकर अनिल को बुलाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अनिल दौड़कर आया और माँ को मृत अवस्था में पाकर अचंभित रह गया। पहले पिताजी और अब माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। आज पता नहीं क्यों माँ की लाश को देखकर अनिल जोर जोर से रोने लगा। आज उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया, लेकिन जीते जी तो उसने कभी अपने माँ बाप को सुख से पानी तक नहीं पीने दिया, तो आज उनके जाने के बाद पछताने से क्या होगा। कितने भी जन्म ले लो पर माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। सब कुछ मिलता है जीवन में, पर दोबारा माता पिता कहाँ पाओगे। अब अनिल पछतावे की आग में जल रहा था कि काश अगर वह अपनी पत्नी के बातों में आकर अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं किया होता, तो काश उन्हें गांव ही ना भेजा होता, काश उन्हें वापस ही ले आता। काश काश काश। अब अनिल के पास काश के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब इसी पछतावे के साथ उसे पूरी उम्र गुजारनी पड़ेगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं और संतान भी यह भली भांति समझते हैं कि उसके माता पिता ने उसके एक बेहतर जीवन देने के लिए स्वयं को भुलाकर अपना सब कुछ त्याग दिया है। किंतु जैसे जैसे बच्चे समझदारी की दुनिया में कदम रखते हैं, अपने माता पिता का किसी बात पर उनका रोक टोक करना बेतुकी लगने लगता है। माता पिता की हर बात पर वह तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। माता पिता तो सदैव अपनी संतान का भला ही चाहते हैं, किंतु वह उनके इस चिंता को बंधन समझता है और ऐसी समस्या अक्सर संतान के विवाह के बाद ही दिखाई देती है और दोष पूरा पराए घर से आई हुई बहू को दिया जाता है। पर दोस्तों, अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाना क्या एक बेटे का होता है या एक बहू का?
समाज के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी एक बहू की हो जाती है, किंतु मेरे विचार से एक बेटा यदि माता पिता के दिए हुए संस्कार और उसके प्रति अपना फर्ज जिंदगी भर याद रखे तो किसी भी कारण से वह अपने माता पिता को बेघर नहीं कर सकता, क्योंकि बहू तो पराए घर से आई है, किंतु उसके माता पिता ने तो उसे जन्म दिया है, वह उनका अंश है। तो जिम्मेदारी भी सबसे अधिक एक बेटे की ही बनती है। और बेटा चाहे तो बहू की क्या औकात कि उसकी रहते उसकी पत्नी उसके माता पिता को कुछ भी कह दे। तो दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।